मिस्टर गौतम शाह, फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के मौजूद हैं। गौतम, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक काफ़ी समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है। इस बीच हमने ऑलमोस्ट इस पूरी वॉर को शुरू होते हुए देखा और इसका एंड भी देखा। क्रूड को 60 से 125 भी देखा एंड अगेन बैक टू 72। ये जो डैमेज हुआ और उसके बाद जो ये डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया थी, निफ्टी बैंक का लीडरशिप लेना, निफ्टी आईटी का कोलैप्स, मोटे तौर पे अभी ये 3 क्रिटिकल इंडाइसेस, निफ्टी बैंक और एक निफ्टी आईटी, आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं गौतम? गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे मार्केट एनवायरनमेंट काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने जो पॉइंटर्स बताए, पिछले 2 महीनों में हमने इतना कुछ देखा। एफआई सेलिंग, एआई डिस्ट्रप्शन, टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा फॉल, जियोपॉलिटिक्स में इतनी बड़ी न्यूज फ्लो, ऑयल में इतना बड़ा मूव 110 115 तक जाना, फिर वापस इस लेवल्स पे आना। डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स, जब अगर मार्केट 24,000 पे है तो इसको तो आप स्ट्रेंथ ही मानेंगे, इसको आप वीकनेस मान ही नहीं सकते हैं। और अभी भी हम 6-7% दूर हैं लाइफ टाइम हाई से। तो मेरा मानना है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है निफ्टी, क्योंकि एक डोमेस्टिक मनी वर्सेस एफआई मनी के बीच में एक बैटल जो पिछले 12 महीनों से चल रही है वो अभी भी चल रही है। इंडिया के अपने प्रॉब्लम्स है लोकली, नो डाउट अबाउट इट। वैल्यूएशन कंसर्न्स है, बाहर के बजाय ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। ये ट्रेंड तो मुझे लगता है कि चलेगा, बट अपना मार्केट ज्यादा यहाँ से गिरेगा नहीं। इनफैक्ट लास्ट 2 दिन में जिस तरह की मूव आई है 24,150 के ऊपर, मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट हो चुका है और बाजार धीरे धीरे 24,600 और 25,500 तक जा सकता है। मुझे लगता है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में हम ये टारगेट्स देख सकते हैं। और हम रोटेशन भी काफी अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने मार्केट को संभाला और मार्केट को हेल्प किया ऊपर आने में। अब टेक्नोलॉजी इज स्टार्टिंग टू पार्टिसिपेट। कल और आज काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी इंडेक्स में यहां से बड़ी मूव आनी चाहिए, क्योंकि जितना वीकनेस होना था पिछले 18 महीनों में मेरे हिसाब से हो गया है। तो वहां पर भी कंट्रीब्यूशन अच्छी है। और रिलायंस तो वैसे भी एक रेंज में है, वो ज्यादा गिरेगा नहीं, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहां से चल जाए। माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो वहां पर तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो ओवरऑल बेसिस इस मार्केट में बुलिश रहना है और डिप्स पे खरीदारी करनी है, अच्छे शेयरों में रहने हैं जहां पर मार्केट से अच्छा स्ट्रेंथ है। और जैसे मैंने कहा, बैंक और आईटी यहां पर हेल्प करेंगे निफ्टी को ऊपर ले जाने में। ओके गौतम जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात करूं, काफ़ी पॉजिटिव हैं आप इंडियन मार्केट्स को लेकर। हालांकि सर अभी आपने कहा कि आईटी हेल्प करेगा, लेकिन डिटेल में मैं थोड़ा आईटी स्पेस पे आपसे चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक सभी के जहन में ये सवाल आता है कि क्या वर्स्ट इज़ ओवर आईटी इंडेक्स को लेकर। कल का और आज का मूव हमने देखा, और जिस तरीके से अब डील्स हो रहे हैं एआई को लेकर, एचसीएल टेक की डील, सर्वम की बात करें और आज की डील की भी बात कर लें, तो आईटी पैक को लेकर आप पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या अभी भी इसमें स्टॉक स्पेसिफिक होना है? क्योंकि मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने सर तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो ओवरऑल लार्ज कैप, मिड कैप आईटी स्टॉक्स को लेकर अब आप पॉजिटिव हो चुके हैं? देखिए, पिछले 8-9 महीने से हम इस सेक्टर पे बेरिश रहे थे, और जब हम इस सेक्टर पे बेरिश थे तो हम मेटल्स पे बुलिश थे। तो हमने पूरा मेटल्स का रैली प्ले किया और आईटी को हम कंप्लीटली अवॉइड करके रखे थे। ये व्यू थी हमारी जब 32-33,000 पे आईटी इंडेक्स चलता था। हम आपके चैनल पे भी मैंने कहा था, और हमारा वर्किंग टारगेट था 26,000 के आसपास। और 26,000 का जो लेवल है पिछले 2 दिन में आ चुका है। यहाँ पर काफी ओवरसोल्ड सिग्नल्स है, बॉटमिंग सिग्नल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 मंथ्स वी आर सीइंग ऑन द चार्ट्स। और थोड़ा सा न्यूज फ्लो भी ओवरडन है। सबको लगता है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री खत्म हो गई है और एआई डिस्ट्रप्शन इज हियर टू स्टे। मेरा मानना है कि उस पूरे थीम को, उस पूरे पर्सपेक्टिव को मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। तो अब मार्केट के पास और ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है उसको नीचे ले जाने के लिए। और अगर आप चार्ट्स के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15% की रिकवरी आ सकती है इतने बड़े फॉल के बाद। तो अगर वो रिकवरी आती है तो ऑब्वियसली निफ्टी को अच्छा रखेगा। बट यहाँ पर रिकमेंडेशन है बास्केट बाइंग का। अगर आप एक आईटी इंडेक्स, आईटी बीज या वैसे तरह के अगर आप बास्केट को खरीदे, दैट विल बी मोर रिवॉर्डिंग, क्योंकि चार्ट्स अभी भी खराब है। अगर आप स्टॉक पिकिंग करने जाएंगे तो आपको ज्यादा नाम नहीं मिलेंगे, बट अगर आप एक आईटी बास्केट खरीद के अगले 12 से 18 महीने के हिसाब से सोच के लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग। ओके, तो आईटी पे अगर आप देखें, एक सिंगल स्टॉक पे बैट नहीं करना है आपको मेरे ख्याल से बास्केट क्रिएट करनी है। बीज आप ले सकते हैं, इंडेक्स ले सकते हैं, ईटीएफ ले सकते हैं और कोई फंड ले सकते हैं। नॉट ए सिंगल स्टॉक पे कॉल लेनी है आपको रिस्क को स्प्रेड करना होगा। अच्छा गौतम, अभी आपने एक बात कही कि वी वर बुलिश ऑन मेटल्स, है ना, आप बुलिश थे मेटल्स पे। अब यूएस में जब बात ये हो रही थी कि माइट बी
रेट हाइक वहाँ पे होगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टेट्समेंट्स ये आए कि भाई ठीक है, अब सॉफ्टनेस आ रही है, अब रेट हाइक के चांसेस नहीं है। उसके बाद उससे पहले एक कूलिंग ऑफ प्रोसेस हुई मेटल्स में, फिर अब एक बार फिर से अगर आप देखिए डॉलर इंडेक्स वीक पड़ता हुआ, मेटल्स रिएक्ट करते हुए स्ट्रॉन्ग। इसको आप एक परफेक्ट कूलिंग ऑफ का दर्जा देंगे या फिर साइंस ऑफ रिवर्सल कहेंगे? क्या ये रिट्रेसमेंट री एंट्री का मौका दे रहा है? आपका व्यू क्या कहता है मेटल्स पे? देखिए 2-2.5 हफ्ते पहले हम लोग ने रेकमेंड कर दिया था प्रॉफिट बुकिंग मेटल्स पे, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो था 12,000 का एनएसई मेटल्स इंडेक्स पे। और ये देखना जरूरी है कि मेटल्स इंडेक्स में 40% की तेजी आई थी इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर, आई थिंक 9 to 10 मंथ्स में। सो 8,500 का इंडेक्स 12,000 हो गया, और जब वो 12,000 हुआ हमें लगा कि सारे जो पॉजिटिव्स है वो मोरलेस प्राइस में है। और देखिए हर बुल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक और इंग्रेडिएंट होता है सेक्टर रोटेशन और सेगमेंट रोटेशन। सो जैसे मेटल्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा और हम लोग ने रेकमेंड भी किया पिछले 2 हफ्तों के पहले, अब हमारा फोकस कंप्लीटली फार्मा में चला गया है। केमिकल्स हमें अच्छा लगता है, पीएसयूज तो हमें अच्छा लगता ही है। तो ये इन नए सेक्टर्स में अब हमारी थोड़ी सी ज्यादा पोजीशनिंग है। बट क्योंकि आपने मेटल्स के बारे में पूछा, मुझे लगता नहीं है कि वहां कोई बड़ा रिवर्सल हुआ है, वो एक टाइम करेक्शन में है। ये टाइम करेक्शन हो सकता है कि कुछ और हफ्ते चले और उसके बाद वो वापस आएंगे, मेटल्स वापस आएंगे और वापस अच्छा करेंगे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बने रहिए, बट अगर आपका मल्टी वीक या मल्टी डे व्यू है तो मेटल्स में मेरे हिसाब से इस लेवल्स पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो अभी फोकस रियल एस्टेट, फार्मा, केमिकल्स और पीएसयू और बैंक्स, ऑब्वियसली ये 3-4 सेक्टर्स है जहां हमें सबसे बड़ी तेजी लगती है इस लेवल से। रियल्टी, फार्मा, पीएसयू, बैंक्स, ये सारे स्पेसेस रह सकते हैं रडार पर। गौतम जी, स्मॉल कैप्स हैव रीबाउंडेड शार्पली, तो जिन्होंने जो ये रैली मिस की उनको क्या सलाह होगी? क्या अभी भी रूम है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं? देखिए स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है। आई थिंक पिछले 2 महीनों में हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में 25% की तेजी देखी, और मैं तो सिर्फ इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स में तो 25 से 50% की तेजी हमने ओवरऑल बेसिस पे देखा है। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके व्यूअर्स के लिए कि हर मार्केट एनवायरनमेंट में बीइंग इन द राइट पॉकेट एंड इन द राइट सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर पिछले 6-8 महीने में अगर आप स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में नहीं रहते तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहता। We have obviously been very bullish on this entire segment of broader markets, mid cap, small cap और micro cap। मेरे हिसाब से ये तीनों इंडेक्सेस लाइफ टाइम हाइस पे जाएंगे और यहां से भी अच्छा करेंगे। तो इसमें तो बने रहना चाहिए, और इस लेवल्स पे भी आप स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं क्योंकि नए सेक्टर्स अब निकल के आ रहे हैं। फर्टिलाइजर, शुगर, पावर, एनर्जी, ये पूरा ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी थीम, तो नए स्टॉक्स और थीम्स निकल के आ रहे हैं। स्मॉल कैप्स मेरे हिसाब से पूरे साल अच्छे करेंगे और निफ्टी को बीट करेंगे, और जैसे मैंने कहा लाइफ टाइम हाइस पे ये तीनों इंडेक्सेस जाएंगे। अच्छा गौतम जी, विद इन निफ्टी बैंक मैं आपका एक सेंस जानना चाहूँगा। आपको याद होगा पिछली बार CY25 में जो बैंक निफ्टी का मूव था 51,000 से लगभग 62,000, उस बार डोमिनेट किया था पीएसयू बैंक्स ने अंडर द लीडरशिप ऑफ एसबीआई। इस बार का ये 5-7 हज़ार पॉइंट का जो रिवर्सल है वो आया प्राइवेट बैंक्स में, आईसीआईसीआई बैंक की लीडरशिप में। व्हाट अबाउट पीएसयू बैंक्स? क्या वो जो एसबीआई के बैंक्स के बाद जो एक शॉकर था जिसके बाद बैंक्स कोलैप्स हुए थे, पीएसयू बैंक्स क्रूड की तेजी में कोलैप्स हुए थे, अब प्लेसमेंट वाइज विद इन निफ्टी बैंक स्टॉक फ्यूचर्स को अगर आप देखें तो आपका झुकाव किस तरफ है, पीएसयू या फिर प्राइवेट की तरफ? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी रियलिस्टिक दैट बैंक निफ्टी में कोई इतना बड़ा रिटर्न यहां से नहीं बनेगा, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग अभी भी प्राइवेट बैंक्स में जारी है, और उसके कारण कई जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं अभी भी ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं। अगर आप हमारे स्टॉक्स को देखें इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी हमारे स्टॉक्स में इतनी कोई बड़ी मूव है नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बैंक निफ्टी टुडे इज एट 58,000। हो सकता है कि वो 60,000 तक चला जाए, 62,000 तक चला जाए, बट अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो अभी भी इतनी बड़ी तेजी है नहीं। सो ऑनेस्टली देयर इज नो रियल रीजन टू ओवर कमिटेड इन द बैंकिंग स्पेस, बट फिर भी अगर आपको बैंकिंग में किसी को चूज करना है तो मैं अभी भी पीएसयूज में जाऊंगा। पीएसयूज में जो टॉप 2 और 3 बैंक्स है वहां पर मुझे लगती है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई हैज बीन अ स्ट्रक्चरल मूव फॉर द लास्ट 2 इयर्स, और मुझे लगता है कि यहां से और बड़ा करेगा। नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, बट अगर आपको बैंकिंग में रहना है तो आई थिंक पीएसयू बैंक्स इज डेफिनेटली अ बेटर बेट। बट अगर आप बैंकिंग को इग्नोर करके अगर आप फार्मा, केमिकल्स और रियल एस्टेट में ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा पोजीशंस बना सकते हैं, दैट इज मोर रिकमेंडेड।
राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गौतम जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया अभी प्राइवेट बैंक्स या बैंक्स को अभी थोड़ा अवॉइड करके दूसरे स्पेसेस में मौके हैं, तो हमने कई सारे स्पेसेस की चर्चा की जहां पर स्ट्रेंथ नज़र आती है आपको, लेकिन ये भी समझना जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस मार्केट में कौन से थीम्स या सेक्टर से थोड़ी भी दूरी बना के रखनी चाहिए। तो इसके अलावा सर कौन से स्टॉक्स या फिर थीम्स सेक्टर जहां पर अभी थोड़ा आप अवॉइड या फिर अंडरवेट हैं? देखिए, अंडरवेट स्टांस में तो हम एफएमसीजी पे अंडरवेट पिछले 18 महीनों से रहे हैं और अभी भी यही व्यू है, बिकॉज देयर आर स्टिल क्वेश्चंस अबाउट द कंजम्पशन थीम एंड द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। तो उसके चलते एफएमसीजी काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर है, तो वहां से दूर रहना चाहिए। बट पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा कमबैक इन कंजम्पशन स्टॉक्स। आप इटर्नल को देखिए, इंडिगो को देखिए, अ लॉट ऑफ दीज स्मॉलर एफएमसीजी कंपनीज को अगर आप देखते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट है, तो एक इंडिकेशन है कि मे बी इकोनॉमी में एक रिवाइवल है, उसके कारण ये चल सकता है। बट स्टिल मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती नहीं है। आई थिंक द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर इज प्रोबेबली रियल एस्टेट। हम पिछले 2-2.5 हफ्ते से इस पे पॉजिटिव है। हम लोग ने इसमें काफी रिकमेंडेशंस भी दिए थे और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इंडेक्स यहाँ से 20 से 25% चल सकता है, इफ नॉट मोर। सो वहां पर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। अच्छा गौतम जी, आखिरी प्रश्न यहाँ पे आपसे। हॉस्पिटल स्टॉक्स अक्टूबर से कोलैप्स होना शुरू हुए थे 25 से, उसके बाद मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने में रिकवरी और एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पैच को हिट करते हुए विद इन हेल्थ के हॉस्पिटल स्टॉक्स, और एक होटल्स थे जो कोलैप्स हुए थे एक बहुत अच्छे मूव के बाद। इन दोनों स्पेस का मैं 2 सेक्टर्स अलग अलग दोनों का जिक्र करना चाहूँगा एक ही प्रश्न के अंतर्गत। इन दोनों में से क्या इंप्रेसिव लग रहा है आपको इस वक्त? अगर आप थोड़ा सा और नियर टर्म देखें तो मुझे लगता है कि होटल स्टॉक्स अच्छे करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एक इवेंट जियोपॉलिटिक्स का निकला है और उसके चलते होटल और ट्रैवल स्टॉक्स नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर आर डूइंग वेल। अगर आप एयरलाइन इंडेक्स को देखें, ग्लोबल एयरलाइन इंडेक्स, वो सब में तेजी है, सब में ब्रेकआउट है। तो मेरा मानना है कि होटल स्टॉक्स और इंडिया के जो टॉप 2 और 3 होटल स्टॉक्स है, आई एम वेरी वेरी बुलिश। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रिटर्न देंगे अगले 2 साल के हिसाब से। और सो वहां पर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, वहां पर फोकस करके रखना चाहिए। आपने दूसरे कौन से सेक्टर के बारे में पूछा? सॉरी, आई मिस्ड दैट। मैंने हॉस्पिटल्स की बात की थी, हॉस्पिटल्स की। हाँ, सो हॉस्पिटल्स मेरे हिसाब से एक डेकेडल थीम है। देखिए, हॉस्पिटल्स, फार्मा, डायग्नोस्टिक्स, ये एक डेकेडल थीम है। मेरे हिसाब से इस पे हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स, वीकली, मंथली चार्ट्स पे बनते जाएंगे। बीच बीच में कुछ महीनों के करेक्शंस आते रहेंगे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली आई थिंक दिस विल कंटिन्यू टू डू वेल। नंबर्स काफी अच्छे हैं, अर्निंग्स विजिबिलिटी है, और जिस तरह की लाइफ हम आजकल जीते और जिस तरह का जिंदगी आजकल हो गया है, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक एंड दिस एंटायर फार्मा थीम इज हियर टू स्टे। तो इसमें डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ओवरवेट रहनी चाहिए। ओके, हेल्थ केयर, फार्मा, हॉस्पिटल स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। बहुत शुक्रिया गौतम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने विस्तार से जवाब देने के लिए सर, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।